हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। देखिए पार्ट नंबर 2 है प्रश्नावली, जो आप लोगों का 4.1 का पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करवाया कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको हम लोगों ने चेक किया। उसके बाद हमने दूसरे का पहला क्वेश्चन भी हल करवाया था उसमें पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है दूसरे का दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें क्या करना है कि हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, उसके मान फाइंड नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो आइए इसको यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा लिखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को फाइंड नहीं करना है, इसमें सबसे पहले लिख दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब सिर्फ द्विघात समीकरण क्या करना है, बना के छोड़ देना है, ठीक है। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है अब आप लोग चैटिंग वैटिंग फालतू का छोड़ के प्लीज पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि मात्र 2 महीने गिन के समझ लो बचे हैं आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग और तो कुछ नहीं करेंगे, ना ही चैटिंग फालतू का करेंगे। अब क्या करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद यार टाइम लाइफ पूरी बची है। बार बार मैं इस चीज बोलता हूँ कि ये सब अनर्गल की चीजें प्लीज इस चीज को छोड़ दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करनी है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है इस समय। क्योंकि देखिए अभी आपके मम्मी पापा और पेरेंट्स जितने भी हैं, बड़े दादा ताऊ, मतलब ताऊ जी, चाचा जी, अंकल जी, आंटी जी, सभी लोग खुश हो जाएंगे आपसे, और आपके टीचर खुश हो जाएंगे, आपका पूरा विद्यालय खुश रहेगा आपसे। अगर पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया से अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप लोग हमेशा सम्मान की दृष्टि से लेके जाएंगे। अगर अपना समय फालतू अनर्गल चीजों में बिता दिए तो ऐसा होगा कि फिर आप वो सम्मान नहीं पाएंगे जो समाज में लोगों को मिलना चाहिए, या आप लोग मिलने के लायक है, आपका हक है वो चीज़। तो वो हक आपको मिले, इसलिए आप अपने रूट पे रहिए, अपने लाइन पे रहिए कि हमको करना क्या है। गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे नहीं जाना है हम लोगों को। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, दूसरे का दूसरा, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को याद कीजिए। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे 3 4 5 6 7 8, मतलब एक के बाद एक दूसरी संख्या कौन सी आती है। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं का गुणनफल, मतलब अगर दो संख्याएं ले लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, वो 306 है। तो हम लोग को निकालना नहीं है, बल्कि वो एक द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। यहाँ पे दूसरे का दूसरा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हम लोग आराम से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का या विषम पूर्णांकों का ऐसा भी आता है। तो उसमें क्या करना होता है कि अगर विषम कह रहा है या सम कह रहा है तो उसको हम लोग बना लेते हैं। कैसे करते हैं, अगर सम कह रहा है तो कोई भी संख्या हम लोग 2n के रूप में मान लेते हैं, विषम कह रहा है तो 2n-1 के रूप में मान लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक कह दिया तो उसमें सम और विषम से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आप कोई भी पहला लीजिए, चाहे सम लीजिए चाहे विषम लीजिए, उससे हमें नहीं मतलब है। मतलब क्या है कि वो क्रम से होना चाहिए, 5 6 होना चाहिए या 7 8 होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हम क्रमागत का मतलब समझा रहे हैं। क्रमागत का मतलब होती है 5 के बाद में एक और इसमें जोड़ दीजिए, 5 में तो 6 आता है, 6 में एक 8 कर दीजिए तो 7 आता है, 7 में एक और 8 कीजिए तो 8 आता है। ऐसे ही वो एक के बाद एक क्या होता है कि पहली संख्या में 1 प्लस होते जाता है और अगली संख्या हम लोगों को मिलती जाती है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्रमागत आराम से कह सकते हैं कि क्रमागत संख्या है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ऐसे ही संख्या क्या होती है, सीधे सीधे एक के बाद एक आती है, तो क्रमागत संख्या कहलाती है। अब हमने यहाँ पर हमको पता नहीं होता है कि क्या हम लोग मानेंगे। मानना क्या है कि अल्फा बीटा भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग पहली संख्या का कुछ मान लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए दूसरी संख्या कैसे बनती है। यहाँ पे यहाँ अगर 5 का मान हम लोग मान लेते हैं कि 5 है, 6 है, कुछ भी है, ऐसे x मान लिया, तो इसमें क्या करेंगे कि x में a1 ऐड कर देंगे तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या x हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। तो हम लोग मानेंगे अभी, चलिए मुहैया मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना कि पहली संख्या, माना पहली, देखिए पहली क्रमागत संख्या x तथा x+1 है। देखिए यहाँ पहली का मतलब क्या था कि जब हमने पहला कोई अंक उठाया तो वो x था। अब x के अगली वाली संख्या कौन सी आएगी, हम लोग इसे 5 के बाद एक उसमें ऐड कर दिया गया 5 में, तो 6 मिल गया। ऐसे ही क्या मिल जाता है यहाँ पे कि x में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वाली संख्या हम लोग को अगली संख्या मिल जाएगी।
तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या उसके क्रमागत लेना है तो x+1 हो जाएगी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ होता नहीं है कि ऐसा कुछ है कि टफ है कि आप लोगों को आएगा नहीं समझ में। तो यहां से कह रहा है कि देखिए दोनों जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है मतलब मल्टीप्लाई वो 306 के इक्वल है। तो पहली संख्या तो हम लोगों ने x मान लिया और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, क्रमागत है इसलिए x+1 हो जाएगी। तो यहां से x इंटू x+1 हो जाएगा, x इंटू x+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306। ये चीज ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करना है किन किन संख्याओं का, हमें पहली संख्या जो क्रमागत वाली मानी है ये पहली और दूसरी का हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को इक्वल कर देना है 306 के। क्यों? क्योंकि दोनों क्रमागत संख्याओं का यहाँ पे क्या दिया है, एक मल्टीप्लाई दिया है, गुणनफल दिया है, 306 आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ से हल कर देंगे कि x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x के x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का 1 से तो x हो जाएगा और ये 306 हो जाएगा। पक्षांतर करके हम अगर लिखें तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यह हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इतना ही करना है इसमें, क्योंकि पहले जो कंडीशन इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब हमको बना के छोड़ देना है और इसमें तो कुछ करना नहीं है। अगले देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है उसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए यूपी बोर्ड में तो आना ही आना, यूपी सिलेबस में भी है आपके, तो वो आएगा ही। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है। देखिए और धीरे धीरे टफ की तरफ जानते हैं। एनसीईआरटी की खासियत होती है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देंगे थोड़ा इजी हो, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाता है कि उसका लेवल की हाई होता जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहा है कि 2 का तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हम करते हैं, किसकी मान लेते हैं, किसी की मान लेते हैं, रोहन की मान लेते हैं, उसकी मम्मी की मान लेते हैं कि आयु x है, क्या है उनकी एज क्या है, वर्तमान आयु क्या है x है। ऐसे में अगर हम रोहन की मानते हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो वर्तमान आयु जो रोहन की मम्मी क्या होगा वो 26 वर्ष अधिक हो जाएगा, x+26 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का जो आयु वर्तमान आयु है उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। इसका मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष पश्चात का मतलब जो वर्तमान आयु है 3 साल और बीत जाता है, मतलब जैसे मैं 15 साल का हूँ या 18 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, 3 वर्ष बाद कितना साल का हो जाऊंगा, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी मम्मी कितनी वर्ष की हो जाएगी, वो x+26 ईयर ओल्ड हो जाएंगी। तो ऐसे उसके बाद 3 साल पश्चात, तो इसका मतलब रोहन की आयु में 3 साल जुड़ जाएगा, क्योंकि वो आज मान लीजिए 10 साल का है तो 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। ऐसे उनकी मम्मी मान लीजिए 26 साल की है, 3 साल बाद 29 साल की हो जाएंगी। तो ये चीज क्या हो जाता है कि 3 साल और ऐड हो जाता है उसमें। तो ये चीज कंडीशन दिया है तो हम लोग ऐसे मानते हैं। देखिए माना रोहन की आयु x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, इसलिए देखिए रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो उसी x में क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस चीज को ध्यान देते हैं कि जब भी हम लोग मानते हैं तो वर्तमान आयु ही माना जाता है। उसके बाद पहले क्या थी या बाद में क्या हो रही है या उनका एज घट रहा है बढ़ रहा है कितना गुना हो रहा है, वो लोग हम लोग बाद में लगाते हैं। लेकिन मानना क्या होता है, उनकी उस समय प्रेजेंट की जो आयु होती है वो माना जाता है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है वर्तमान, माना रोहन की, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x+26। यहाँ पे क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी का मतलब क्या हुआ कि x तो रोहन का था ही, उस रोहन से 26 साल बड़ी है, इसलिए x+26 वर्ष हो जाएगा। अब आगे हम लोग लिखते हैं इसको, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब हमें क्या करना है कि रोहन का आयु और उनकी मम्मी का आयु का गुणनफल करना है, लेकिन कब करना है, वो 3 साल पश्चात। तो कहेंगे 3 वर्ष पश्चात
3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, देखिए रोहन की आयु क्या होगा, उसमें जुड़ जाएगा 3 साल, रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, तथा रोहन की मां की आयु रोहन की मां की जो वर्तमान आयु है वो x प्लस 26 मतलब x प्लस 26 है। अब x प्लस 26 तो वर्तमान आयु है, लेकिन 3 साल बाद निकालते हैं तो 3 साल इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहां से x प्लस 29 हो जाएगा। तो 3 साल बाद रोहन की मां का जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा, x के साथ में प्लस 29। अब क्या कहता है कि यहाँ पे रोहन और उनकी मम्मी का जो आयु का गुणनफल है तो उसको इक्वल कर देंगे प्रश्नानुसार x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए गुणनफल कितना दिया गया है 360 वर्ष, तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं 360 वर्ष के, तो यहाँ से हो जाएगा 360। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 29 में 3 जोड़ लीजिए ऐसा सीधा सीधा, तो 32 हो जाएगा 32, और ये 32 के साथ में x आ जाएगा, 3 का 29 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 87, और ये 360 में से अब 87 घट जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के साथ, देखिए ये घटेगा तो ये 3 आएगा, 10 में से 7 घट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 32x, एक बार फिर से घटा लीजिए, 7 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 15, और ये 3 273 आ जाएगा, 273 लिखा भी गया है यहाँ पे। और इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे का तीसरा पार्ट वो सॉल्व हो गया, मतलब कुछ करना नहीं था। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, देखिए कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु जो भी है कुछ भी है उससे उनकी मम्मी का आयु या उनकी मम्मी 26 साल बड़ी है। तो 26 साल का मतलब क्या हुआ कि अगर रोहन की हम लोग मान रहे हैं x वर्ष आयु है तो उनकी मम्मी कितने वर्ष की हो जाएंगी, रोहन से 26 वर्ष। इसका मतलब हुआ कि रोहन की आयु में 26 साल और जोड़ दो तो उनकी मम्मी का आयु प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किया, x वर्ष रोहन की आयु मान लिए और उनकी माँ का आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन ने कहा कि 3 वर्ष पश्चात, मतलब जितने प्रेजेंट टाइम में जितनी एज है 3 वर्ष बाद कितनी होगी, सबकी उम्र में 3-3 साल जुड़ जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे रोहन की आयु 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, और उनकी माँ की आयु पहले कितनी थी, वर्तमान आयु x प्लस 26, तो उसमें 3 जुड़ेगा तो x प्लस 29 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु का जो गुणनफल है, मतलब रोहन की और उनकी मम्मी का आयु का गुणनफल जो है वो 360 के इक्वल है, बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया कि x प्लस 3 का मतलब रोहन की आयु का और उनकी माँ की आयु x प्लस 29 दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया 360 की, और यहाँ से x प्लस 3x प्लस 29 का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, और यहाँ से 360 में से 87 डिग्री मान घटाने पर 273 आ गया। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण बन गया, इस समीकरण से हम लोग हल करके रोहन की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं और उनकी माँ की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट है। देखिए चौथा पार्ट क्या है, यहाँ से रेलगाड़ी का। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि भागने लगते हैं कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि इतना आपके हाई स्कूल के लेवल का ही क्वेश्चन बनाया जाता है। आप जिस क्लास में हो उससे कितना किसी बच्चे का माइंड डेवलप हुआ होगा, कितने कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एनसीईआरटी इस चीज से विशेष ध्यान देती है और स्टेप बाय स्टेप ही किसी चीज का लेवल बढ़ाती है कि ये बच्चा यहाँ इस एज में है, इस उम्र में है और इस क्लास में यहाँ तक इस लेवल तक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर सकता है या पढ़ सकता है आसानी से। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है एनसीईआरटी।
और ऐसी जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक होती है, पूरे भारत में लागू है। इसका मतलब क्या है, एक एक क्वेश्चन बहुत शोध करके रखा जाता है उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो भी आपकी बुक लग रही है एनसीईआरटी के, उससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इसलिए अभी जो पढ़ रहे हैं आप, इम्पोर्टेंट है, मेहनत करके पढ़िए। और साथ साथ में क्या होगा, अच्छे से तैयारी रहेगी तो कंपटीशन बीट करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम एनसीईआरटी देखिए, अभी चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का हो या सीटेट का हो, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं एनसीईआरटी की बुकों से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको मेहनत से हमें पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर लगातार मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं तो और बाहर से कुछ ज्यादा आना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी बुक अच्छी नहीं है, दूसरे की बुक अच्छी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचने लगते हैं कि हमारी बुक अच्छी नहीं है, उनकी बुक ज़्यादा अच्छी है, वो दूसरी राइटर की है, ऐसी है वैसी है। तो एनसीईआरटी बेस्ड कीजिए। और एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और यहीं से ही हर कंपटीशन में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करते हैं, दूसरे का यह 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब समान चाल का क्या मतलब हुआ कि रेलगाड़ी का तो कुछ तो चाल होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ तो होगा ही। तो यहाँ से देखते हैं, तय करती है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती मतलब 3 घंटे का समय अधिक लेती। फिर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ये समीकरण बना के छोड़ देना है, निकालने की क्वेश्चन में सबसे पहले ही लिख दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से लिख देते हैं, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति आवर। देखिए x हम ऐसे लिख दे रहे हैं थोड़ा बड़े में, x के लिए यहाँ पर km प्रति s जो लिखा गया है उसका किलोमीटर प्रति घंटा मतलब है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये रेलगाड़ी इस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्होंने दूरी कितना तय किया, ये 480 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी तय की। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि समय बराबर, समय देखिए दो बार हमें निकालना है कि एक बार अलग चाल से चल रही है तो उसमें अधिक कुछ समय लगेगा या कम लगेगा, वो तो अलग होगा। और दूसरा जब वो स्लो चाल से लेगी तो समय क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर t1 मान लेते हैं कि जो समय बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला पता है, ठीक है। नहीं पता है तो देख लीजिए। अब यहां से समय पक्षांतर करते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। तो दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे समय t1 मान ले रहे हैं सबसे पहले, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर की, तो यहाँ पे रख देंगे उसके स्थान पे 480, और चाल कितनी है x किलोमीटर है। इसको समीकरण 1 मान के हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। फिर कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 8। मतलब क्या हुआ कि x किलोमीटर पहले था रेलगाड़ी का चाल और उसमें से क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर घट जाएगा, तो यहां से x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। और फिर कह रहा है कि अगर इस चाल से रेलगाड़ी चलती है तो उसे जो समय लगता है 480 किलोमीटर जाने में, वो 3 घंटे क्या लगता है, अधिक लगता है। अधिक का मतलब क्या हुआ कि उसकी जब चाल घटती है तो समय बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक समय बढ़ जाता है। तो यहां से हम लोग समय निकालें तो समय यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, उसको t2 मान लेंगे। दूसरा है चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ से हो जाएगा 480, और जो चाल है x माइनस 8, तो ये हो जाएगा। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है
कि अगर वो पहली चाल से चलता है x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो उसको समय t1 लगता है 480/x, t1 बराबर 480/x, ये समीकरण एक हमने मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो उसके जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अगर पहले वाले समय में 3 घंटा ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो दूसरे वाले समय के बराबर हो जाएगा। जो उसकी स्पीड क्या थी ट्रेन की, 8 किलोमीटर प्रति आवर की दर से कम थी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ की प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि ऐसे कैसे क्या हो रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि t1 + 3, देखिए t1 में क्योंकि चाल अधिक थी तो समय कम लगा था, तो उसमें कितना कम लगा था, 3 घंटे कम लगा था। या इसमें कह सकते हैं कि t2 में 3 घंटे समय क्या हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में t1 में हम लोग 3 घंटे अगर जोड़ दें तो इस समय की जो दूसरी बार समय लगा उसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा t2। अब यहां से हम लोग समीकरण हल कर लेते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए पक्षांतर कर लीजिए, तो ये t1 - t2 -3 हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं implies that t2 - t1 = 3। देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके ये समीकरण हम लोग को मिल सकता है। आगे हल कर देते हैं, देखिए जो वैल्यू है हम लोग उसको रख देते हैं कि t2 का क्या है और t1 का क्या है। तो यहाँ से हो जाएगा 480/x - 8 और माइनस के साथ में 480 बटे कितना हो जाएगा x और =3। अब हमें क्या करना है, तो समीकरण बन गया ऐसे, लेकिन द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है हम लोगों को, इसे हल पूरा नहीं करना है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरछा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ से 480 के साथ में x माइनस यहाँ 480 आएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई x - 8 कितना हो जाएगा 3, और 3 के साथ में भी आएगा x × x - 8। अब यहाँ से थोड़ा हल कर देते हैं, तो यहाँ से 480x - 480x ये भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का 0 से 4, तो ये 3840 ऐसे आ जाएगा, 3840। और इधर आगे हम दूसरे पक्ष में राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x का 3x² और माइनस के साथ 24x ये हो जाएगा। अब यहाँ से 480x कट जाएगा और मिलेगा क्या, 3840 = 3x² - 24x। अब क्या देखिए 3 से ये पूरा समीकरण हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि कट जाएगा यहाँ से, तो कटने के बाद क्या आता है, तो 3 का हम भाग देते हैं इस समीकरण में, तो 3 का 1 से 3 हो जाएगा 2, ये 1280 = x² - 8x। पक्षांतर करके लिख देते हैं, तो जैसे x² - 8x - 1280 = 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल गया कि यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 8x - 1280 = 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है, यहाँ कुछ करना नहीं है ज्यादा। इसमें क्या करना होता है कि यह समीकरण बना के छोड़ देना होता है। समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण में, कि कैसे कैसे हम आता है। समीकरण बनाने के 2-3 तरीके हैं, कभी कभी मूल दिया होता है तो हम लोगों को समीकरण बनाना होता है, कभी कंडीशन दी होती है तो समीकरण बना के छोड़ देना होता है। और समीकरण हल भी करना है कि हल करने के उसका मूल शून्य ज्ञात कीजिए या जीरोस ज्ञात कीजिए ऐसे बोलते हैं, या उसके मूल ज्ञात कीजिए। तो वो हम लोग आगे जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप, इसके बाद हम लोग वीडियो देखेंगे या बनाएंगे हम 4.2 का, उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करके बताएंगे हम कैसे कैसे होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। लेकिन आज हम इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वीडियो समझ में आया है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं ये चीज़ बार बार नहीं बोल पाता हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार बोलना। इस चीज़ को आप खुद समझिए कि कोई भी यूट्यूबर जो चैनल चलाता है या पढ़ाता है, कुछ भी करता है, तो उसका एक ख्वाहिश होता है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चीज़ उनकी इच्छा होती है, तो उस चीज़ को आप प्लीज़ समझते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।